हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स वन एकेडमी पे स्वागत है। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो जब भी इंडिया को देखते हैं तो तब उनको वही लगता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे माइनॉरिटीज खतरे में हैं, लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। लेकिन वो सारे कंट्रीज और सारे इंडिविजुअल्स ये भूल जाते हैं दैट आइडिया ऑफ इंडिया ये इकलौता ऐसा आइडिया है इस पूरी दुनिया में जो इतना ज्यादा प्लुरलिस्टिक है, मल्टी रिलीजियस है और मल्टी लिंग्विस्टिक है। ऐसा कौन सा कंट्री नहीं है जहां पे सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। इंडिया में भी है। लेकिन ये कहना और इस तरीके से सोचना कि इंडिया इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, अच्छाई तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इंडिया का मॉडल फ्लॉड है। बिकॉज यही लोग और यही संस्था एक समय 1947 में व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, तो वो लोग बैठ के हंसते थे कि इंडिया का क्या है, ये तो बारबेरियंस का जगह है। 10-15 साल में इंडिया अपने ही इन कॉन्ट्रडिक्शंस में कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आज इंडिया laughs at those people that from country which suffered 200 years of colonialism towards becoming a country of world's fastest largest growing economy, a country whose person has become the prime minister of United Kingdom, the same country who ruled India for 200 years। तो रियली इंडिया ने उन सभी लोगों को चुप किया है। तो अभी तक ये जितने भी ऐसे लोग हैं या एक पर्टिकुलर लॉबी है जिसको हम कह सकते हैं कि भारत विरोधी लॉबी कह लीजिए आप इसको, जो हमेशा से भारत के बारे में गलत छवि देता है। और ये जो लॉबी है ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, उसके अंदर काम करता है। तो उसी को एक्सपोज करने का काम वापस से भारत ने किया है। जब ये ऐसे लोग यूनाइटेड नेशन जैसी इंपॉर्टेंट संस्था में बैठ जाएं तो ये और ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो जाती है। इसलिए भारत ने इस बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो चीफ हैं उनको एक्सपोज करने का काम किया है कि कैसे उन्होंने बेसलेस एलिगेशन, जानबूझकर टुकड़ों टुकड़ों में कुछ फेक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके भारत के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर को लेके एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया। इंडिया ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टर्क। उन भारत का कहना था कि ये अनफाउंडेड है, बेसलेस है, ये जितने भी बात इन्होंने कहा है कश्मीर और मणिपुर के ऊपर, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। अब आखिरकार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ ने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को अपना एफर्ट्स और बढ़ाना चाहिए। किसके लिए? वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मणिपुर में चल रहा है उसको रोकने के लिए। इसके अलावा देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में किस तरीके से इस तरीके के कानून लाए गए हैं जिससे लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो अब देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ ने अगर इंडिया के बारे में कुछ कहा तो यही दो पंक्तियां उन्होंने कहा था। और तो इंडिया में लगता कुछ चल ही नहीं रहा है। और ये कोई नई घटना नहीं है। मैं पहले से कहा कि ये जो षड्यंत्र है या ये जो फोर्सेस हैं ये 1947 से काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट लास्ट ईयर ही देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान के बिहाफ में अगेन ये पर्टिकुलर मुद्दा यहां पे खूब चलाया गया, कश्मीर और मणिपुर के लेके। अब आखिरकार इंडिया ने कैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ को सबके सामने एक्सपोज किया, भारत का क्या जवाब आया? और आज सवाल आता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से अमेरिका को बाहर हो जाना चाहिए, कल इलॉन मस्क ने भी कहा, तो क्या भारत को भी सीरियसली अब उस यूनाइटेड नेशन से बाहर हो जाना चाहिए जिस यूनाइटेड नेशन का भारत एक फाउंडिंग मेंबर रहा है? इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन तीनों चीज के पीडीएफ्स अब आपके लिए लेके आया है। ये पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, बीट प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर, and finally we are in Bihar's capital Patna. So feel free to connect with our mentors and educators in our offline branches. Now इंडिया ने क्या कहा? तो इंडिया की तरफ से
जिसने रिस्पॉन्स दिया वो था एम्बेसडर अरिंदम बागची। तो अरिंदम बागची जी ने, जो इस समय इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं यूनाइटेड नेशंस में जिनेवा में, उन्होंने कहा कि ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ का बयान आया है, इट इज लाइक चेरी पिकिंग ऑफ सिचुएशंस एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू ग्राउंड रियलिटीज। मतलब चेरी पिकिंग का मतलब कि जानबूझ के उन्होंने कुछ गलत चीज पकड़ लिया और उसी की बेसिस पे इस तरीके से उन्होंने जनरल कमेंट दे दिया कि इंडिया में, मणिपुर और कश्मीर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ये ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल ही विपरीत है। फिर उन्होंने कहा कि इस समय जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके बारे में आप चिंता जाहिर ना करिए। इट इज हेल्दी, इट इज वाइब्रेंट एंड इट इज प्लुरलिस्टिक। ये जितने भी कमेंट्स हैं ये अनफाउंडेड हैं, ये बेसलेस हैं और ये ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल ही विपरीत हैं। आपने शायद वो इंटरव्यू देखा होगा 2 वीक पहले, यूनाइटेड एस जयशंकर जी, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि अगर इंडिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, पहले उनको खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वही डेमोक्रेसी अमेरिका में देखिए किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से देखिए जर्मनी में रिसेंटली इलेक्शन में ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी AFD, जो एक कंप्लीट राइट विंग पार्टी है, उसका अभी तक का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आया। तो डेमोक्रेसी के ऊपर ये लोग जो सवाल उठाते हैं, बिकॉज, और देखिए बात ये है कि भैया डेमोक्रेसी कहीं परफेक्ट नहीं है, राइट। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो डेमोक्रेसी जो है इट इवॉल्व्स, राइट। 75 साल में हम देखिए कहां से कहां पहुंचे। इन लोग की डेमोक्रेसी, अमेरिका की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी जो है उसमें समय लगता है, अपने गलतियों से डेमोक्रेसी सीखता है। बट ये कहना कि इंडिया में जिस तरीके से चीजें चल रही है वो बहुत ज्यादा निंदनीय है, खासकर यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था से। फिर इनफैक्ट अरिंदम बागची जी ने कहा कि आपने जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं टर्क, उनके बारे में उन्होंने कहा कि आपने रेफर किया कश्मीर के बारे में, बट आप भूल गए कि वो कश्मीर नहीं है, इनफैक्ट वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो आप लोग कश्मीर से ऑब्सेशन को हटाइए। और खासकर आपने जो कहा कि कश्मीर में इस तरीके से चीज हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज कश्मीर में रिसेंटली असेंबली चुनाव हुए और असेंबली चुनाव में प्रोबेबली वो पार्टी चुन के आई, राइट, जिस पार्टी ने कहा था, वो पार्टी चुन के आई जो रूलिंग पार्टी एट द सेंटर के अपोजिट है। बीजेपी की सरकार तो कश्मीर में बनी नहीं। तो ये कहना कि कश्मीर में सेंटर का रूल है, सेंटर का मोनोपोली है, वो भी कहना एक तरीके से गलत है। फिर इनफैक्ट अरिंदम बागची जी ने यह भी कहा कि ये लोग जो हमेशा भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनको बेसिकली थोड़ा समय लेकर भारत के बारे में और समझना चाहिए। भारत के सिविलाइजेशनल इथॉस, भारत की डाइवर्सिटी और भारत की ओपनेस, इनके बारे में समझना चाहिए। और इनफैक्ट ये बहुत पुराना डिबेट भी है कि जब भी ये कंट्रीज भारत को देखते हैं तो वो अपने नजरिए से देखते हैं, वो भूल जाते हैं कि भारत की यूनिकनेस क्या है। एंड यू शुड लुक भारत टुवर्ड्स द लेंस फ्रॉम द भारत पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम योर लेंस, राइट। तब आप मिसजज कर पाओगे, बिकॉज भारत जैसा कंट्री पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब सवाल आता है कि आप देखिए 4 मार्च को फर्स्ट पोस्ट में छपा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो भारत के लिए हमेशा से अनफेयर रहा है। तो क्या समय आ चुका है कि अब एक नया डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए? मतलब ये क्लियर है कि अब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन को छोड़ने की बात और वो जो डिबेट है वो अब भारत में और स्ट्रांग होगा, खासकर उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिवली यूनाइटेड नेशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते के साथ उन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स बॉडी, जिसने भारत के ऊपर अभी एलिगेशन लगाया, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कंप्लीटली अलग कर दिया है। इनफैक्ट अमेरिका का फंडिंग जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स बॉडी को जाता था वो भी उन्होंने बंद किया है। और इनफैक्ट अब तो अमेरिका जो है वो प्लान कर रहा है यूनाइटेड नेशन से ही कैसे बाहर हो जाए। बिकॉज ये सब देखिए आउटडेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 20वीं सदी के इंस्टीट्यूशंस हैं। 21वीं सदी एक कंप्लीटली डिफरेंट जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर जहां पे भारत एक परमानेंट सदस्य नहीं यूनाइटेड नेशन। इससे और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है? अफ्रीका का कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। आज चैलेंजेस अलग हैं, पहले केवल न्यूक्लियर वेपन का चैलेंज था, आज AI का रेस है, आज क्रिटिकल मिनरल्स का रेस है, आज बायोटेक्नोलॉजी का वॉर है, आज स्पेस की वॉर है। तो वो आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन आज इस 21वीं सदी के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए एक तरीके से इररिलेवेंट है। और यही चीज प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर मोदी ने 2020 में जब यूनाइटेड नेशन की 75वां एनिवर्सरी था तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन इस समय एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजर रहा है। मतलब लोगों की जो लेजिटिमेसी है, लोगों का जो भरोसा है, वो अब यूनाइटेड नेशन खो चुका है। जब तक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नहीं लाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। और इस कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स के लिए भारत ने नॉर्म्स गाइडलाइंस भी दिया है किस तरीके से वी हैव टू रिफॉर्म द मल्टीलैटरलिज्म, एंड फॉर रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरलिज्म वी नीड अ मल्टीलैटरलिज्म ऑफ टूडेज टाइम, ऑफ 21st सेंचुरी। सो सवाल ये आता है कि क्या भारत को और बहुत सारे कंट्रीज को मिलकर अब यूनाइटेड नेशन से बाहर होकर सीरियसली एक नए इंस्टीट्यूशन की बात करनी चाहिए, या यूनाइटेड नेशंस को ही इस किसी तरीके से रिफॉर्म किया जा सके, या हम ये मान लें कि मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरल बॉडीज का कोई जगह नहीं है, हमें छोटे छोटे बॉडीज पे ही काम करना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।